Welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to respiratory system is foreign body air obstruction. ठीक है, तो आज अपन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, अब फॉरेन बॉडी मतलब फॉरेन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बाहर से आकर अपने बॉडी के अंदर एंटर होते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है, तो फॉरेन और बॉडी के अंदर क्या हो रहा है एंटर हो रहे हैं, अपनी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बॉडी ह्यूमन बॉडी. ठीक है, और एयरवे, तो एयरवे जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एयरवे होता है, मतलब जो प्रॉपर एयर है वो जाने के लिए उसके लिए वे होता है. उसके अंदर क्या हो रही है किन्हीं कारणों से क्या हो रही है बैरियर, ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उसको बोलेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, तो अब ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या जो एयरवे अपना है उसके अंदर जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किस कारण आ रही है, वो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अगर एयरवे के अंदर अगर एंटर होकर वहीं पे अगर फंस जाते हैं तो उसको बोलेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, तो इस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हुआ है, जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसको क्या होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो फील होगी. ठीक है, तो यहां पे जो अपन क्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन एक क्या है कि मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है. कैसी है, एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जो क्या होती है कभी कभी क्या होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे से कहीं मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं फॉरेन बॉडी वाले, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जो अपने एयरवे होते हैं उसके अंदर या तो कंप्लीटली ब्लॉकेज करेंगे या फिर क्या करेंगे पार्शियली ब्लॉकेज करेंगे. ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन की जो डेफिनेशन बनती है फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन इज ए पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे. इसके अंदर क्या हो रहा है पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे होता है और बाय द फॉरेन ऑब्जेक्ट. किसके द्वारा हो रहा है, फॉरेन ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है. अब जैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रकार के हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आपका फूड पार्टिकल्स है तो फूड पार्टिकल्स अपन फूड एंटर करते हैं तो कई बार क्या होता है फूड एंटर वो अपने क्या होता है ब्लॉकेज कर लेता है, एयरवे के अंदर जाके फंस जाता है, या तो पार्शियली हो सकता है या फिर कंप्लीटली हो सकता है. ठीक है, या फिर छोटे बच्चे जो टॉय से करते हैं, टॉय से खेलते खिलौने से, तो वो मुंह में अगर ले लेते हैं, मुंह में अगर डाल देते हैं तो वो क्या होता है ब्लॉकेज का एयरवे के अंदर जाके फंस जाते हैं. ठीक है, तो वो भी क्या होता है पार्शियली या कंप्लीटली एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा कॉइन्स आते हैं, छोटे बच्चे कॉइन्स को लेकर अगर मुंह में डाल देते हैं तो वो भी क्या होता है एयर ऑब्स्ट्रक्शन या प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन की जो डेफिनेशन बनती है तो ये होती है कि इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी. तो ये क्या हो सकती है मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कभी कभी क्या होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन की जो डेफिनेशन है फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन इज ए कंप्लीटली या पार्शियली ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे. क्या हो रहा है ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे बाय ए फॉरेन ऑब्जेक्ट. किसके द्वारा, फॉरेन ऑब्जेक्ट के द्वारा. अब फॉरेन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आपका फूड हो सकता है, टॉय हो सकते हैं छोटे छोटे, या फिर कॉइन्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये होती है आपकी डेफिनेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन जो बनती है एफबीओ की शॉर्ट में अपन इसको एफबीओ बोल सकते हैं. डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो डेफिनेशन बनती है एफबीओ इज ए पार्शियली और कंप्लीटली blockage of the airway by a foreign object like food, a toy एंड कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं. ठीक है, तो उसके अलावा और मैंने बताया इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी.
ये क्या एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो यहां पे मैंने बताया जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन की जो डेफिनेशन ये बनती है एफ बी ए ओ इज ए पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे बाई ए फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक फूड, टॉयज एंड कॉइन्स। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अपनी एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो कंप्लीटली हो सकता है या फिर पार्शियली एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। किसके कारण हो सकता है? ड्यू टू फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया जो पार्टिकल्स है वो बाहर से आकर अपनी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो उनको बोलते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये टॉय कौन कौन से हो सकते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट? जैसे फूड अपन बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकता है? पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉकेज कर सकता है एयरवे। उसके अलावा छोटे बच्चे टॉयज से खेल रहे हैं, तो वो टॉयज अगर मुंह में डाल देते हैं तो वो भी क्या सकता है? पार्शियली या ब्लॉकेज एयर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं जो बच्चे निगल देते हैं, मुंह के अंदर डाल देते हैं, तो वो भी पार्शियली और एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो जो एफ बी ए ओ है वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। कैसी? एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर कभी कभी ये कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग रूप ले सकती है, ठीक है। यानी कि आपका एयर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कंप्लीटली ब्लॉकेज करके पेशेंट की या जो पर्सन है उसकी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। किस कारण हो सकती है? एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होगी। और एयर ऑब्स्ट्रक्शन किस कारण हो रहा है? इस एयर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा? पेशेंट को शोकिंग कंडीशन होगी, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी क्या होती है? ये डेफिनेशन होती है फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन की, ठीक है। और मैंने आपको बताया साथ ही मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स या टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स। नेक्स्ट रहेगा टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स का मतलब मैंने बताया जो फॉरेन एयर ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये साइज के अंदर क्या होता है? छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे दो तरह के, एक तो लार्ज साइज के अंदर होते हैं, एक स्मॉल साइज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से? आपको दो तरह के कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो आपको लार्ज साइज के मिलेंगे, लार्ज साइज के अंदर मिले जो जिसकी साइज क्या होगी? बड़ी रहेगी, ठीक है। जो अपन इसका जो डायमीटर मानते हैं मोर देन 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। मोर देन 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है लेस देन 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। तो दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपका एक तो अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा आपका लोअर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब दो तरह के हो गए, एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं पार्ट के अंदर, और एक आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों के अंदर क्या होता है? एयरवे होता है, ठीक है। तो एयरवे क्या हो रहा है? एयरवे क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो होता है आपका लार्ज साइज जो स्मॉल साइज, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। अलग अलग तरह के क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं फॉरेन बॉडी के, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, जो जिसकी साइज अपन मोर देन 5 माइक्रोमीटर तक अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो प्रोड्यूस करता है वो करता है प्रोड्यूस अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, अपर रेस्पिरेटरी
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो बड़ा पार्टिकल्स होगा साइज के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, पार्शियली ब्लॉकेज करेगा एयरवे को, ठीक है। मतलब आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहीं तक जाके वो क्या रहेगा, वहीं तक जाके वो अपना स्टे हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, पार्शियली क्या करेगा, अपने को एयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसको अपन बोलेंगे प्रोड्यूस अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपका लैरिंग्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जैसे एग्जांपल है सच एज लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या एक अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अब लैरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स के अंदर क्या हो रहा है कि फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है जाके वो फंस गए, ठीक है। तो वो क्या कर अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो लैरिंग्स के अंदर क्या होगा, स्ट्राइडल साउंड प्रोड्यूस होगा। कैसा रहेगा, प्रोड्यूस स्ट्राइडल साउंड, स्ट्राइडल साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्ट्राइडल साउंड का मतलब ये होता है जो साउंड रहेगा वो हाई पिच साउंड रहेगा, ठीक है। और आपका कैसा रहेगा, म्यूजिकल और टर्बुलेंट साउंड रहेगा, ठीक है। मतलब आवाज के अंदर क्या होगा, हाई पिच रहेगा, ठीक है। और म्यूजिकल कैसे बनती है, उसी तरह के एक साउंड प्रोड्यूस होगा, वो होगा स्ट्राइडल साउंड होगा, ठीक है। तो स्ट्राइडल साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया लैरिंग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लार्ज साइज के अंदर, तो लार्ज साइज के अंदर जिसका डायमीटर मोर देन 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स के अंदर स्ट्राइडल साउंड है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होता है उसकी जो पार्टिकल्स है फॉरेन बॉडी एयर की, ठीक, उसको साइज होगी लेस देन 5 माइक्रोमीटर। कितनी होगी, लेस देन 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब लेस देन 5 माइक्रोमीटर अगर लेस देन 2 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो स्मॉल साइज के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस लोअर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे आपका एग्जांपल की तो स्मॉल ब्रोंकाई आपका है, स्मॉल ब्रोंकाई क्या होगा, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब स्मॉल ब्रोंकाई है तो स्मॉल ब्रोंकाई के अंदर जाकर क्या हो रहा है, कोई पार्टिकल अगर फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसा कैसा साउंड करेगा, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। अब जो व्हीजिंग साउंड होता है वो हाई पिच साउंड रहेगा और आपका विस्लिंग साउंड रहेगा। विशल कैसे बजती है उसी तरह हाई पिच के अंदर रहेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे व्हीजिंग साउंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीटली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरह के फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट बताए जो क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स होती है उसकी साइज अगर लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज मतलब उसकी जो साइज है मोर देन 5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, काउंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लैरिंग्स क्या है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है। अब लैरिंग्स के अंदर क्या हो रही है कि कोई पार्टिकल फॉरेन बॉडी पार्टिकल जाकर क्या होता है, फंस जाते हैं या तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर स्ट्राइडल साउंड है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब स्ट्राइडल साउंड मैंने आपको बताया कि जो साउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, हाई पिच साउंड रहेगा आपका, और उसके अलावा कैसा रहेगा, म्यूजिकल साउंड या टर्बुलेंट साउंड रहेगा। ऐसे म्यूजिकल टाइप हाई पिच साउंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, वो अगर फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है उसकी साइज अगर मोर देन 5 माइक्रोमीटर यानी लार्ज साइज का अगर देखने को मिलेगा तब, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट होता है
उसकी जो साइज है अगर लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, मतलब अब क्या हो रहा है, साइज अगर छोटी है तो वो क्या करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पार करते हुए क्या होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होगा, ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होकर वो क्या करेगा, लोअर रेस्पिरेटरी एरिया ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया ऑब्स्ट्रक्शन जिसके अंदर जो पार्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जैसे स्मॉल ब्रोंकाई है, उसके अंदर एरिया ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा तो पेशेंट को व्हीजिंग साउंड है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब व्हीजिंग साउंड मैंने आपको बताया कि जो साउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, हाई पिच साउंड रहेगा और आपका विस्लिंग साउंड रहेगा, मतलब एक विशल कैसे बनती है उसी तरह एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये दो तरह के मैंने आपको पार्टिकल्स बताए फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। एक तो आपको लार्ज साइज और दूसरा आपका स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अब एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसी पेशेंट को, ठीक है। तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पेशेंट को क्या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील होगी, ठीक है। यानी उसको अपन सोकिंग कंडीशन बोल सकते हैं या फिर सफोकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सोकिंग कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोकिंग कंडीशन। सोकिंग कंडीशन, ठीक है। तो सोकिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, सोकिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या रहेगा, प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, यानी कि जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, यानी सांस लेने में मरीज को क्या होगी, दिक्कत रहेगी, या पेशेंट को इरिटेशन फील होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो पेशेंट को फील हो सकता है, ठीक है। अब सोकिंग कंडीशन होती है तो पेशेंट के अंदर यूनिवर्सल साइन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो यूनिवर्सल साइन कौन कौन से ऐसे, तो 3 तरह के यूनिवर्सल साइन होते हैं, ठीक है, किसके, शोकिंग कंडीशन के अंदर। किसी मरीज को शोकिंग कंडीशन या सफोकेशन देखने को मिलता है तो उसके अंदर 3 साइन अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है यूनिवर्सल साइन, यूनिवर्सल साइन ऑफ, यूनिवर्सल साइन ऑफ शोकिंग कंडीशन। अब यूनिवर्सल साइन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल साइन 3 तरह के यूनिवर्सल साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो साउंड रहेगा वो रहेगा, साउंड का जो यूनिवर्सल साइन रहेगा, क्लाइंट अनएबल टू स्पीक, यानी कि बोल नहीं पाएगा, ठीक है। ब्रीथिंग, सांस नहीं ले पाएगा, डिफिकल्टी रहेगी उसको, एंड कफिंग नहीं कर पाएगा, मतलब एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स की वजह से एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो वहां पे सोकिंग कंडीशन की कंडीशन हो गई, यानी सफोकेशन टाइप कंडीशन हो गई है। तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट अपने को मरीज जो देखने को मिलेगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो फील होगा, उसके साथ पेशेंट को क्या होगा, क्लाइंट अनएबल टू स्पीक, मतलब उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा, बोलने में उसको डिफिकल्टी रहेगी और ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहेगी और उसके अलावा कपिंग डिफिकल्टी रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट है वो सिम्टम्स या साइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, प्रोड्यूस स्ट्राइडर साउंड, स्ट्राइडर साउंड। अब क्या हो रहा है कि सोकिंग कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, स्ट्राइडर साउंड है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्ट्राइडर साउंड मैंने आपको बताया जो अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जैसे मान लो लैरिंग से, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। तो उस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर अपर रेस्पिरेटरी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है मरीज को तो वहां पर स्ट्राइडर साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। स्ट्राइडर साउंड का मैंने आपको मतलब बताया था कि हाई पिच साउंड रहेगा और उसके साथ साथ क्या रहेगा, पेशेंट को टर्बुलेंट और म्यूजिकल साउंड रहेगा। कैसा रहेगा, म्यूजिकल कैसे बनती है और हाई पिच साउंड रहेगा, तो वो क्या रहेगा, स्ट्राइडर साउंड वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और जो तीसरा जो साइन देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है प्रोड्यूस साइनोसिस, प्रोड्यूस साइनोसिस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है या फिर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो रही है, बाहर की जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है
वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है, अंदर एंटर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, साइनोसिस प्रोड्यूस हो सकता है मरीज को। तो साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूनेस ऑफ द स्किन या फिर ब्लूनेस ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या ब्लू डिस्कलेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, साइनोसिस है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 साइन अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया है कि वो सबसे पहले जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पेशेंट को क्या होगा, सोकिंग कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो सोकिंग कंडीशन मतलब सफोकेशन या फिर पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि यूनिवर्सल साइन ऑफ सोकिंग कंडीशन कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे क्या जो पेशेंट को फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या सोकिंग कंडीशन हुई है तो कौन कौन से ऐसे साइन अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट के अंदर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को अनएबल टू स्पीक, मतलब उसको बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। साथ ही पेशेंट को क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट के अंदर कपिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला जो साइन है वो यूनिवर्सल साइन होता है, किसका, वो सोकिंग कंडीशन का होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया प्रोड्यूस स्टाइडर साउंड। अब पेशेंट के अंदर क्या होगा, अपर एयर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके अंदर पेशेंट को स्टाइडर साउंड है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। स्टाइडर साउंड का मैंने मतलब बताया था कि जो साउंड रहेगा वो हाई पिच साउंड रहेगा, टर्बुलेंट साउंड रहेगा और उसके अलावा म्यूजिकल साउंड रहेगा। कैसा रहेगा, म्यूजिकल और हाई पिच साउंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया प्रोड्यूस साइनोसिस। अब साइनोसिस कैसे प्रोड्यूस होगा, साइनोसिस प्रोड्यूस होने का कारण एक ही है कि अगर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन या तो पार्शियली हो सकती है या फिर कंप्लीटली हो सकती है, ठीक है। तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है कि जो एयर है वो उसकी पेटेंसी सही तरीके से नहीं हो रही है, तो बाहर की जो एनवायरमेंट ऑक्सीजन है वो अंदर बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, यानी कि पेशेंट के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्लू डिस्कलेशन हो सकता है स्किन के अंदर या फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोड्यूस साइनोसिस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके यूनिवर्सल साइन देखने को मिल सकते हैं, वो किस कंडीशन के अंदर, सोकिंग कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर ये 3 साइन है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका शोकिंग कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, अब पेशेंट को किसी फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रोड्यूस हो गई है या फॉरेन बॉडी अंदर एंटर चला गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन फॉरेन बॉडी को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए क्या क्या मेथड अपने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, मेथड्स ऑफ रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो फॉरेन बॉडी, तो टॉपिक अपना मेथड्स ऑफ रिलीविंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब फॉरेन बॉडी एयर किसी जो ह्यूमन है या पीपल है या पेशेंट है उसके अंदर अगर फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, या फॉरेन बॉडी अगर एंटर हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर अपन किस प्रकार से मेथड अपन विधियां अपनाकर अपन क्या कर सकते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं उसको अपन हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग पीपल या अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड है वो अपने को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अडल्ट के लिए, किसके लिए, अडल्ट एंड चाइल्ड के लिए, अडल्ट एंड चाइल्ड। तो चाइल्ड की जो एज होती है वो होती है 1 to 8 ईयर, ठीक है। बिलो जो 1 ईयर होता है तो उसको अपन इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो अडल्ट होता है 18 ईयर से अबव, ठीक है, और इसके अलावा चाइल्ड होता है, ठीक है ना, 1 to 8 ईयर, ठीक है। तो उसके लिए अपन कौन कौन से मेथड है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसको, उस मेथड का नाम है एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है हेमलिस मैन्योवर, हेमलिस
मैन्यूवर क्या होता है? हेमलिस मैन्यूवर। ठीक है, तो अडल्ट और चाइल्ड के अंदर अगर किसी कारण एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो किस कारण हो रही है? फॉरेन बॉडी एंटर के कारण। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अडल्ट अगर चाइल्ड के अंदर ये देखने को मिलता है तो उसके लिए अपन मेथड जो अप्लाई करते हैं वो मेथड का नाम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर हेमलिस मैन्यूवर। ठीक है, अब इसके अंदर इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं? इस मेथड के अंदर सबसे पहले इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं? किसी अडल्ट या चाइल्ड को कोई कारण जैसे फूड पार्टिकल्स हो या फिर टॉयज हो या फिर कॉइन्स हो, वो क्या हो रहा है कि एयरवे के अंदर जाकर फंस गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो मरीज को फील हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन इस एयर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फूड है, कॉइन्स है या फिर उसके अलावा टॉयज है, उसको अगर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या क्या मेथड अपनाएंगे? तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम बताया मैंने, हेमलिस मैन्यूवर या फिर बोल सकते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, तो इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं या इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो अडल्ट या चाइल्ड होता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? जो जिफॉइड प्रोसेस होता है, जिफॉइड प्रोसेस जो मरीज जो पीपल होता है उसका जिफॉइड प्रोसेस यानी कि जो आपका लंग्स होता है, लंग्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो जिफॉइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस से लेकर जो एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, ठीक है, अम्लाइकस, जैसे आप अम्लाइकस, उनके बीच में अपन जो क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। ठीक है, यानी पुश करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या करते हैं? सबसे पहले डिलीवर 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, एब्डोमिनल 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। 5 मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? जो पोजीशन रहेगी, जो पीछे जो रेस्क्यूअर होगा उसकी पोजीशन है, वो जो विक्टिम होगी उसकी बैक साइड रहेगी और जो हैंड रहेगा आपका वो रहेगा पेशेंट के जो विक्टिम है उसके जिफर्ड प्रोसेस और उसके अलावा आपका अम्लाइकस के बीच में रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? आपका जो हाथ है ना वो इंटरलॉकिंग करके अपन क्या करेंगे? पेशेंट को 5 इनवर्ड, सबसे पहले क्या करेंगे? इनवर्ड, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, और अपवर्ड, अपवर्ड यानी थोड़ी ऊपर की तरफ अपन क्या करेंगे? उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। थ्रस्ट का मतलब होता है उसको पुश करना। ठीक है, पुश करके अपन क्या करेंगे? जो बॉडी के जो वुमन है, विक्टिम है, उसके अंदर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है किन्हीं कारण, उस एयर ऑब्स्ट्रक्शन को अपन क्या करते हैं? रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है, वो एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है किसके बीच में दिया जाता है? जिफॉइड प्रोसेस और अम्लाइकस के बीच में। ठीक है, तो इसके अंदर जो विक्टिम रहेगा, विक्टिम के बैक साइड क्या रहेगा? रेस्क्यूअर रहेगा, वो क्या करेगा? इंटरलॉकिंग, अपने हैंड को इंटरलॉकिंग करके अपन क्या करेंगे? और प्लेस करेगा आपका एब्डोमिनल सॉरी अम्लाइकस और जिफॉइड प्रोसेस के बीच में हैंड को प्लेस करके क्या करेगा? 5 क्या करेगा? एब्डोमिनल थ्रस्ट देगा इनवर्ड और अपवर्ड मैन्यूवर के द्वारा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो एयर में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो वो क्या करेगी? रिलीव हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? डिलीवर 5 एब्डोमिनल इनवर्ड अंदर की तरफ एंड अपवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट यानी पुश करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो और जो उसकी लोकेशन रहेगी हैंड की, जो मैंने आपको बताया है, वो रहेगा प्लेस बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्लाइकस, एंड अम्लाइकस कहां रहेगा? अम्लाइकस के बीच में। ठीक है, तो अडल्ट और जो चाइल्ड होते हैं उसके लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उस मेथड का नाम है हेमलिस मैन्यूवर या फिर उसको बोलेंगे अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया डिलीवर 5 एब्डोमिनल इनवर्ड अंदर की तरफ और फिर अपवर्ड थ्रस्ट देंगे। कहां? लोकेशन कहां रहेगा? बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्लाइकस। कहां रहेगा? बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्लाइकस के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा इन्फेंट। इन्फेंट जिसकी एज रहेगी लेस देन 1 ईयर। कितनी रहेगी? लेस देन 1 ईयर। इसके अंदर जो मेथड अप्लाई करते हैं उस मेथड का नाम है बैक स्लैप
एंड चेस्ट थ्रस्ट मेथड मीन्स जो विधि काम में ली जाती है, जो एब्डोमिनल जो इंफेंट होते हैं उसके अंदर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बैक स्लैप देंगे, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे, ठीक है। तो इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, जो आपको लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको छोटे टॉयज होते हैं, ठीक है, या फिर उसके अलावा कॉइन्स अगर 1 साल से नीचे वाले बच्चों ने अगर निगल दिया है, तो वो क्या करेगा, फॉरेन बॉडी है तो वो क्या करेगा, एयर ऑब्स्ट्रक्शन जाकर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताया या तो अपर साइड भी हो सकती है और लोअर साइड एयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर एयर ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए अपन मेथड अप्लाई लेते हैं, उसका नाम है बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो बेबी होता है उसको क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। प्रोन पोजीशन रखकर अपन क्या करेंगे, जो प्रोन पोजीशन रखकर बेबी की, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, जो शोल्डर ब्लेड होती है, ठीक है, उस शोल्डर ब्लेड के बीच में अपन क्या करेंगे, 5 बैक स्लैप देंगे, क्या देंगे, 5 बैक स्लैप देंगे, ठीक है। देन उसको पेशेंट को टर्न करके वापस टर्न करके सुपाइन पोजीशन के अंदर लाकर अपन क्या करेंगे, 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। 5 चेस्ट थ्रस्ट का मतलब होता है 5 बार उसको जो मिडिल ऑफ द चेस्ट होता है इन्फेंट का, वहां पर क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो ये इस विधि के द्वारा अपन क्या करेंगे, पेशेंट का एयर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है उसको अपन क्या करेंगे, रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो काम में लिया जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिलीवर 5 बैक स्लैप between shoulder blade ठीक है। देन टर्न द पेशेंट, वापस क्या करेंगे, पेशेंट को टर्न करके टर्न द पेशेंट एंड गिव या डिलीवर 5 चेस्ट थ्रस्ट at the middle of the chest, ठीक है। तो जो इन्फेंट होते हैं या लेस देन 1 ईयर वाले एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, उसके लिए अपन जो मेथड काम में लिया जाता है उसका नाम है बैक स्लैप या फिर चेस्ट थ्रस्ट मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि 5 अपन क्या करेंगे, शोल्डर ब्लेड होता है, तो वहां पर क्या करेंगे, पेशेंट सबसे बेबी होता है उसको प्रोन पोजीशन देकर अपन क्या करेंगे, 5 बैक स्लैप करेंगे, ठीक है। देन टर्न करके मरीज को, बेबी को टर्न करके अपन क्या करेंगे, 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे, ठीक है, जिसके बाद अपन क्या करेंगे, एरिया का ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और 5 जो चेस्ट थ्रस्ट देंगे वो मिडल ऑफ द चेस्ट देंगे, ठीक है, और बैक स्लैप देंगे शोल्डर ऑफ द ब्लेड, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। ये होता है आपका इन्फेंट के अंदर यूज लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखने को मिलता है, वो अगर कोई एडवांस प्रेगनेंसी है या फिर ओबेज पेशेंट अगर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर तीसरी जो कंडीशन है, अगर एडवांस प्रेगनेंसी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर ओबेज पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट का उपयोग नहीं लेंगे। इसके अंदर जो मेथड काम में लिया जाता है उस मेथड का नाम होता है, वो होता है चेस्ट थ्रस्ट। जो तीसरा जो मेथड रहेगा अपना चेस्ट थ्रस्ट मेथड। अब चेस्ट थ्रस्ट मेथड है वो किसमें काम में लिया जाता है, वो काम में लिया जाता है जो एडवांस प्रेगनेंसी वाले जो मरीज होते हैं या फिर ओबेज जो पेशेंट होते हैं मोटे, उनके लिए अपन क्या करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट का उपयोग नहीं लेंगे और किसका उपयोग लेंगे, चेस्ट थ्रस्ट मेथड का काम लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चेस्ट थ्रस्ट मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे या चेस्ट पुश करेंगे, 5 चेस्ट पुश करेंगे,
कहां पे करेंगे? एट द मिडल ऑफ द चेस्ट। कहां देंगे? मिडल ऑफ द चेस्ट देंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? 5 जो होगा वो क्या करेंगे? 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। विक्टिम के पीछे क्या रहेगा? रेस्ट ओवर रहेगा, ठीक है। और 5 क्या करेंगे? चेस्ट थ्रस्ट देंगे, ठीक है। और वो जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी एट द मिडल ऑफ द चेस्ट रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा? डिलीवर 5 चेस्ट थ्रस्ट at the middle of the chest, मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो ये तीसरा जो उपयोग लिया जाता है एडवांस प्रेगनेंसी या ओबेस पेशेंट के अंदर चेस्ट थ्रस्ट मेथड काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। कहां देंगे? मिडल ऑफ द चेस्ट देंगे, ठीक है। तो आप अभी जो मैंने पढ़ाया आपको वो पढ़ाया कि मेथड ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैंने आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से एनवायरमेंट से आकर क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जाकर एंटर होते हैं और वो क्या करते हैं? एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एयर ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक तो आपका अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एक आपका दूसरा लोअर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसको रिलीव करने के लिए डिफरेंट प्रकार के मेथड है वो काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार के जो मेथड अपन काम में लेते हैं तो उसके लिए अलग अलग एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं या पीपल होते हैं उसके लिए अलग अलग मेथड है वो काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर अडल्ट है या चाइल्ड है, चाइल्ड की जो उम्र है 1 to 8 ईयर है, वो अगर देखने को मिलता है तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं? उस मेथड का नाम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर इसका नाम होता है हेमलिस मैन्यूवर, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि किसी जो अडल्ट या चाइल्ड है उसके अंदर अगर फॉरेन बॉडी अगर जाके एंटर हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? जो विक्टिम रहेगा तो विक्टिम के पीछे क्या रहेगा? रेस्क्यूवर रहेगा। रेस्क्यूवर क्या करेगा? अपना जो हैंड है वो इंटरलॉकिंग कर अपन क्या करेगा? जो उसकी लोकेशन रहेगी वो रहेगी एट द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकस। इसके बीच में क्या रहेगा? लोकेट करके हैंड को वो क्या करेगा? 5 क्या देगा? एब्डोमिनल थ्रस्ट देगा। एब्डोमिनल थ्रस्ट का मतलब होता है उसको पुश करेगा और पुश करने से क्या होगा? जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो वो एयर ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो वो मेथड काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है अडल्ट एंड चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और जो लोकेशन मैंने बताई वो बताई है एट द बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकस, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एज ग्रुप क्या है? लेस देन 1 ईयर है, यानी इन्फेंट है। अगर इन्फेंट के अंदर किसी कारण कोई कॉइन्स फंस गया है या फिर उसके अलावा आपको कॉइन्स फंस गए, छोटे छोटे टॉय होते हैं, अगर वो फंस गए हैं तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं या मेडिकल इमरजेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या लेंगे? जो बेबी रहेगा लेस देन 1 ईयर तो उसको अपन क्या करेंगे? उसके लिए मेथड जो काम में लिया जाता है वो मेथड काम में लिया जाता है बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर या फिर चेस्ट थ्रस्ट मेथड। कौन सा? बैक स्लैप या फिर चेस्ट थ्रस्ट मेथड, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर अपन काम में इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर जो बेबी रहेगा उसको क्या देंगे? प्रोन पोजीशन देकर अपन क्या देंगे? 5 बैक स्लैप देंगे। क्या देंगे? 5 बैक स्लैप देंगे। फिर उस पेशेंट को टर्न करके यानी कि उसको पोजीशन चेंज करके सुपाइन देकर अपन क्या देंगे? 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। और जो बैक स्लैप दिया जाता है उसकी जो लोकेशन रहेगी बिटवीन द शोल्डर ब्लेड रहेगी, ठीक है। अपन जो पेशेंट को क्या देंगे? प्रोन पोजीशन देकर बिटवीन द शोल्डर ब्लेड है वहां पर क्या देंगे? अपन 5 बैक स्लैप देंगे। देन पेशेंट को क्या करेंगे? टर्न करके अपन क्या देंगे? एट द मिडल ऑफ द चेस्ट, जो बीच मिडल ऑफ द चेस्ट है वहां पर क्या देंगे? चेस्ट थ्रस्ट देंगे, ठीक है। तो ये मेथड अपना कर अपन जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है बच्चे के अंदर या कॉइन्स या फिर उसके अलावा जो टॉयज अगर फंस गया है, फूड पार्टिकल फंस गया है तो अपन उसको क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन मैंने बताई कि अगर एडवांस प्रेगनेंसी यानी कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर ओबेस पेशेंट हो, ठीक है, ओबेस पर्सन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? कौन सा मेथड काम में ले सकते हैं? तो उस कंडीशन के अंदर अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट है वो काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका
जो एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा बाहर निकला रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो मेथड काम में लिया जाता है उस मेथड का नाम होता है चेस्ट थ्रस्ट। क्या रहेगा? चेस्ट थ्रस्ट मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, जो विक्टिम है, विक्टिम के बैक साइड क्या रहेगा, रेस्क्यूवर रहेगा, और जो रेस्क्यूवर की जो रेस्क्यूवर क्या करेगा, जो अपना हैंड है इंटरलॉकिंग करके वो क्या करेगा, जो क्या करेगा, उसका जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा एट द मिडल ऑफ द चेस्ट। जो पर्सन है या जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ओबेज पर्सन है उसके जो मिडल ऑफ द चेस्ट है वहां पर लोकेट करके वो क्या करेगा, 5 चेस्ट थ्रस्ट देगा। 5 जो चेस्ट पुश करेगा, पुश करके वो क्या करेगा, जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको क्या करेगा, रिलीव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के जो मेथड होते हैं या मैन्यूवर होते हैं वो काम में लेकर अपन क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको अपन रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी होती है, तो अब जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उस कंडीशन के अंदर अपन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर नोट्स, कौन कौन सी दिमाग में अपने को बातें ध्यान रखनी। कई बार क्या होती है मेडिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन है ये क्या मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। कैसी रही? मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो सब नोट्स यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज के अंदर, ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, अगर अपन उसको अगर अगर अपन उसको मेथड से अपन क्या करें, फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर रहे हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सीपीआर को स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्टिवेट द इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करेंगे? इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन क्या एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन एंड एक्टिवेट द इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैंने बताया इफ पर्सन अनकॉन्शियस, अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पर्सन अनकॉन्शियस हो जाए तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड एक्टिवेट इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, एक्टिवेट इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस सिस्टम, ठीक है। तो अपन क्या करें कि अगर किसी पेशेंट को मेथड कोई फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, तो उस मेथड के फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसके अंदर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को सीपीआर देंगे एंड चेस्ट कंप्रेशन देंगे, उसके बाद एक्टिवेट द इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दूसरा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी अगर अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो अनकॉन्शियस हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर पर क्या करेंगे, प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको अपन क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। जो प्रेग्नेंट लेडी उसको सुपाइन पोजीशन देकर अपन क्या करेंगे, जो अप्लाई करेंगे रोल ऑफ ब्लैंकेट, या तो ब्लैंकेट का रोल बनाकर या फिर कोई पिल्लो है वो क्या देंगे, राइट फ्लैंक होती है जो पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी राइट फ्लैंक होती है, वहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, वहां पर रखेंगे और देन अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सीपीआर, क्योंकि इससे अगर इस पोजीशन ये पोजीशन देंगे तो पेशेंट को सुपाइन हाइपोटेंशन से अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपाइन हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देके जो राइट फ्लैंक होता है वहां पे क्या देंगे, पिल्लो देंगे या रोल ऑफ ब्लैंकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अगर तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, इफ प्रेग्नेंट लेडी इफ प्रेग्नेंट फीमेल
अनकॉन्शियस, अगर फीमेल लेडी, प्रेग्नेंट लेडी अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले क्या देंगे, प्रेग्नेंट लेडी को सुपाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, प्लेस रोल ऑफ ब्लैंकेट, रोल ऑफ ब्लैंकेट या फिर पिल्लो एट द राइट फ्लैंक ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, राइट फ्लैंक या राइट साइड। तो वहां पे क्या देंगे, राइट फ्लैंक पर अपन क्या देंगे, अपन ये रोल ऑफ ब्लैंकेट या फिर पिल्लो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये पोजीशन देकर अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको सुपाइन हाइपोटेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, पहला ये बताया। और अगर नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल अनकॉन्शियस हो जाए तो अपन क्या देंगे, सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी को सुपाइन पोजीशन देंगे, फिर क्या देंगे, रोल ऑफ प्लेस पे रोल ऑफ ब्लैंकेट या फिर पिल्लो एट द राइट फ्लैंक, राइट फ्लैंक है वहां पे क्या करेंगे, क्या देंगे, ब्लैंकेट या पिल्लो अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये जो पोजीशन देकर अपन पिल्लो वाली, इससे अपन क्या करेंगे, सुपाइन हाइपोटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड होता है, नेक्स्ट जो थर्ड होता है कि भाई आपका जो पर्सन है, पर्सन के अंदर क्या करेंगे, फिंगर को अपन क्या करेंगे, ज्यादा अंदर नहीं डालेंगे, स्वीप द फिंगर इनटू द क्लाइंट फिंगर, क्लाइंट माउंट। अगर अपन क्लाइंट के माउंट के अंदर हैंड या फिर फिंगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो क्या होगा, फर्दर नीचे तक चला जाएगा, फर्दर नीचे जाने से रिस्क होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ब्लाइंड फिंगर, डू नॉट एंटर इनटू क्लाइंट माउथ, क्लाइंट माउथ के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, बिकॉज रिस्क ऑफ पुशिंग ऑब्जेक्ट इनटू एयरवे या लोअर एयरवे। लोअर एयरवे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई जो मरीज है या फिर कोई पर्सन है उसके अंदर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या ऑब्जेक्ट फूड पार्टिकल्स अंदर एंटर हो गए तो अपन क्या करें, कोई ब्लाइंड फिंगर माउथ के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर डाल दिया तो वो क्या होगा, फर्दर जो फंसा हुआ है फूड पार्टिकल्स या कॉइल्स वगैरह वो क्या हुआ, नीचे तक जाने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर हो सकता है, ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होकर वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ब्लाइंड फिंगर को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसके लिए अपन अलग अलग प्रकार के मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें या क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य अपने को ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसको एक्टिवेट करके अपन क्या करेंगे, फर्दर उसका ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था कि जो फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पर्सन अनकॉन्शियस हो जाए तो ये अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल या प्रेग्नेंट लेडी देखने को मिलती है, तो अगर वो अनकॉन्शियस हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन क्या देंगे, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको देख क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन लेंगे, ठीक है। सुपाइन पोजीशन लेकर अपन क्या करेंगे, या तो कोई पिल्लो लेंगे या फिर जो ब्लैंकेट है ब्लैंकेट का रोल बनाकर उसके जो राइट साइड है या राइट फ्लैंक है वहां पर क्या देंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर इसको प्लेस करने से क्या होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर सुपाइन हाइपोटेंशन को अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, फिर अपन चेस्ट कंप्रेशन है मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, वो मैंने बताई कि भाई अगर कोई फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन किसी जो पर्सन है उसके अंदर हो गई है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोई किसी प्रकार की ब्लाइंड फिंगर है वो माउथ के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अपन ने अप्लाई कर दी, ठीक है, तो जो 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 ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, अंदर तक जाने, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां तक एंटर होने के चांसेस या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ज्यादा रिस्क होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, ब्लाइंड फिंगर को क्लाइंट के माउथ के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपको इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो अपने को ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।